अध्याय 46। क्या पिछले मालिक के पास भी कोई सिस्टम था? अगर वह मेरी वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से जान चुका है, तो स्कूल में मेरा जीवन कठिन बनाने के लिए मेरी और वू जियाई की तस्वीर का उपयोग करने के अलावा वह और भी चरम चीजें भी कर सकता है। शेन गुक, जिसने यह निर्णय लिया था, धीरे धीरे गंभीर हो गया। उन्होंने भोज में झो हुआहाई के कई अंगरक्षकों के बीच शक्तिशाली और दुर्जय अंगरक्षकों के बारे में सोचा। इसलिए सिस्टम ने विशेष रूप से उसके लिए 500 गेम सिक्कों के मूल्य की एसस्तरीय आत्मरक्षा मुकाबला तकनीक को शेल्फ पर रखा। हालांकि उस समय शेनगु के पास केवल 310 खेल सिक्के थे, फिर भी उन्होंने अपने दिल में प्रणाली की आलोचना की। लेकिन शेनगु के पास अब पैसा है, उसके पास 610 खेल सिक्के हैं। एस स्तर की आत्मरक्षा युद्ध तकनीक अभी भी उनके सिस्टम मॉल में बिकने का इंतजार कर रही है। लेकिन मैं अभी इसे खरीदने की जल्दी में नहीं हूं। वैसे भी इसे खरीदने की जल्दी मेरे दिमाग में है। जब मुझे सचमुच ऐसे खतरे का सामना करना पड़ता है जिसके लिए मुझे इसका उपयोग करना पड़ता है, तो इसे खरीदने में देर नहीं होती। लिन मोमू, जो उसके बगल में बैठी थी, ने अनुमान लगाया और पूछा जब उसने देखा कि शेनगु की अभिव्यक्ति गंभीर हो रही है, क्या सुजिकिंग को स्थिति समझाना मुश्किल है? इसके अलावा वह केवल आपकी अस्थायी प्रेमिका है और औपचारिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। यह उपन्यास bit.ly 3 IBFJKV पर उपलब्ध है। इस स्थिति में आप विश्वासघात माने बिना अन्य लड़कियों के करीब भी आ सकते हैं। शेनगु ने लिन मोमू की गलतफहमी को देखकर हंस दिया। उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। मैं बस यही सोचता हूं कि अगर वह इस बात को लेकर बहुत नाराज है, तो एक तो यह कि वह सोच सकती है कि अस्थायी रिश्तों का भी सम्मान किया जाना चाहिए, और दूसरा यह कि वह मुझे थोड़ा पसंद कर सकती है और गंभीर रूप से ईर्ष्यालु हो सकती है। सुनने के बाद लिन मोमू ने जानबूझकर शेनगु को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे मजाकिया लहजे में चिढ़ाया, मास्टर, आपको कहाँ भरोसा है कि सुंदर शैक्षणिक प्रतिभा आपको पसंद करेगी? आपके द्वारा पहले बताए गए सरल वर्णन से उसे पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और यहाँ तक कि उसके पीछे पड़े धनी पुरुषों के लिए भी कोई मौका नहीं है। वह आपकी अस्थायी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई क्योंकि आपने खेल जीत लिया और इनाम पा लिया। लेकिन वह सिर्फ इसलिए तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ सकती क्योंकि उसे यह खेल खेलना पसंद है। मुझे लगता है कि इसके अलावा भी उसके कई शौक हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह आपसे पूरी तरह प्यार करने लगे, तो आपके अंदर उसके ज्यादातर शौक पूरे करने की क्षमता होनी चाहिए। शेनगु ने यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, माफ करना, सचमुच मुझ में यह क्षमता है। लेकिन उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं आकर्षक हूं। जब सुंदर लड़कियां मुझे देखती हैं, तो वे मुझ पर अच्छा प्रभाव डाले बिना नहीं रह पाती। न केवल सुजिकिंग, बल्कि आप, वू जियाई और यहाँ तक कि झो यांग शिक्षक, जिनसे हम पहले यिनजुओ मॉल में मिले थे, सभी स्वर्गीय अमर की तरह सुंदर हैं। लेकिन अब उन सबकी मेरे बारे में अच्छी धारणा बन गई है। हो सकता है कि भविष्य में उनमें से कोई मेरी औपचारिक प्रेमिका बन जाए। यह सुनने के बाद लिन मोमू ने शेनगु के सामने एक शरारती अवाक अभिव्यक्ति बनाई। फिर उसने मजाक में शेनगु को मारा, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूं क्योंकि तुमने उस रात मेरे लिए ब्रेड और सॉसेज खरीदे थे। लेकिन मैं तुम्हें बिना शर्त पसंद करता हूं क्योंकि जब तुमने देखा कि मैं एक लड़की में बदल सकता हूं, तो तुम्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और तुमने तुरंत मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बिना शर्त प्यार करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी तरह बिल्ली की भाषा समझ सकते हैं और आपको बिना शर्त प्यार देने को तैयार हैं? शेनगु ने लिन मोमू को बीच में ही टोक दिया क्योंकि वह और भी बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी, और पूछा, अरे अरे, क्या यह मेरे सामने अपना अपराध स्वीकार करने का आपका तरीका है? लेकिन तुम तो अभी भी एक बिल्ली ही हो। क्या तुम्हें अब मुझसे ये बातें कहना अजीब नहीं लगता? इस बिंदु पर शेनगु ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उसे हमेशा से अजीब लगता था, लेकिन वह पूछना नहीं चाहता था। जब लिन मोमू ने उल्लेख किया कि वह उससे बिना शर्त प्यार करती है क्योंकि वह उसके बिल्ली के रूप को समझ सकती है, तो शेनगु ने यह सवाल पूछने का फैसला किया, आज सुबह जब मैंने दिखाया कि मैं आपके बिल्ली के रूप को समझ सकता हूं, तो आप आश्चर्यचकित हुए, लेकिन आपने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। क्या यह एक एल्फ के रूप में आपके रिश्ते के कारण है, या इसलिए कि आप किसी और से मिले हैं जो बिल्ली की भाषा समझ सकता है? लिन मोमू ने तुरंत आप अंततः पूछने से खुद को रोक नहीं पाए वाला भाव दिखाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिछले मालिक के पास एक ऐसी प्रणाली थी जिससे वह मेरी बात समझ लेता था। इसलिए मेरे पास भी आपके साथ ऐसा करने की क्षमता है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। शेनगु यह सुनकर एकदम से चौंक गया।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में उसके अलावा भी कोई ऐसा है जिसने कोई तंत्र प्राप्त कर लिया है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके पास कोई सिस्टम हो? जब उन्होंने लिन मोमू से यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उनके पास भी एक प्रणाली है। उसकी प्रणाली में क्या क्षमताएं थीं? तुमने उसे बाद में क्यों छोड़ दिया? सदमे के कारण ये 3 लगातार प्रश्न तत्काल पूछे गए। उसे छोड़ 2 शब्द सुनने के बाद लिन मोमू दुखी होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई और बोली, दरअसल मैं अपने पिछले मालिक के साथ अच्छी तरह से रहती थी। मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका था। यह सुनकर शेनगु ने राहत की सांस ली। उसने लिन मोमू से पूछा, वह कितने समय तक जीवित रहा? चूंकि उसने यह प्रणाली प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह सामान्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहा होगा। यह कहना होगा कि शेनगु ने यह प्रश्न दूसरों से अधिक समय तक जीने की अपनी अवचेतन इच्छा के कारण पूछा था, क्योंकि उन्होंने एक प्रणाली प्राप्त कर ली थी। तकनीकी रूप से हाँ। लिन मोमू ने फिर से आह भरी और कहा, लेकिन उसके पास यह सिस्टम केवल 10 साल से भी कम समय तक रहा, इससे पहले कि उसे महसूस हुआ कि उसने इस दुनिया में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो वह चाहता था। उसे लगा कि अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने अकेले ही यहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया। शेनगु यह सुनकर दंग रह गया। उसे लिन मोमू के पिछले मालिक की पसंद पर ज्यादा हैरानी हुई, बजाय इसके कि और भी लोग थे जिनके पास एक सिस्टम था। उसकी भावनाएं जल्दी ही इस ओर मुड़ गईं, यह समझना वाकई मुश्किल है। क्या वह बहुत अधिक प्राप्त करने के बाद पागल हो गया होगा? यह विस्मयादिबोधक कहने के बाद शेनगु बहुत अधीर हो गया और उसने लिन मोमू से फिर पूछा, उसने किस प्रकार की प्रणाली प्राप्त की? क्या इस प्रणाली का उपयोग करने की कीमत उसकी जिंदगी से अधिक हो सकती है? लिन मोमू ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। उसने एक ऐसी प्रणाली प्राप्त की जो उसे लगातार पैसा दे सकती थी। ऐसा लगता है कि वह जितने अधिक कार्य पूरे करेगा, उतना ही अधिक पैसा उसे मिलेगा। अंततः वह देश का, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। जब शेनगु ने दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति शब्द सुना तो उसे तुरंत एक ऐसे व्यक्ति का ख्याल आया जो 10 साल पहले मर चुका था, डोंग फैंगमिंग। क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध था। 20 साल पहले यह आदमी एक गरीब छात्र से थोड़े समय में एक बहुत ही सफल उद्यमी में बदल गया। उनके द्वारा स्थापित ईस्टर्न ब्लू ओशन कंपनी को पंजीकृत पूंजी में मात्र 10,000 युआन से बढ़कर 100 ट्रिलियन आरएमबी तक के बाजार मूल्यांकन के साथ दुनिया की सबसे मजबूत उद्यम बनने में 1 दशक से भी कम समय लगा। हालांकि उस समय उन्होंने बिना किसी मुआवजे के कंपनी की सारी संपत्ति राज्य को दान कर दी थी। उन्होंने देश की सबसे रहस्यमयी शेन्नोंगजिया पर्वत श्रृंखला की यात्रा करने का फैसला किया और तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। अध्याय 47 साथ रहने का एक दीर्घकालिक वादा। अपनी कंपनी की सारी संपत्ति देश को दान करने के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुझसे नाता तोड़ लिया। लिन मोमू बोलते बोलते और अधिक दुखी हो गईं। उस समय मैं उनके साथ शेंडोंग पर्वत पर जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह इस दुनिया को अकेले छोड़ना चाहते हैं। लिन मोमू की अंदरूनी कहानी सुनने के बाद शेनगु को लगा कि डोंगफैंग मिंग नाम का यह व्यक्ति उन विवरणों से भी अधिक रहस्यमय था जो उसने पहले ऑनलाइन देखे थे। आपने जो कहा उसे सुनकर हो सकता है कि इस दुनिया में उसके और मेरे अलावा और भी लोग हों जिन्होंने यह सिस्टम प्राप्त कर लिया हो। अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे मिल सकते थे जिसने उसी रात यह सिस्टम प्राप्त किया था? इस विश्लेषण के बाद शेनगु की विशिष्टता की भावना भी काफी कमजोर हो गई। हालांकि लिन मोमू ने जो कहा उसने एक बार फिर उनकी सदमे की सीमा बढ़ा दी, क्योंकि उसने शेनगु से कहा, यह कोई संयोग नहीं है। मैं शेंडोंग शहर में आपको खोजने आया था और यही वह काम था जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले सौंपा था। केवल इतना ही नहीं, जब वह मुझसे अलग हुआ तो उसने सिस्टम की शक्ति का उपयोग करके मुझमें एक बहुत मजबूत क्षमता भी जोड़ दी। अर्थात 10 साल बाद मुझे जो व्यक्ति मिलेगा उसके पास चाहे जो भी सिस्टम हो, मैं उस पर एक हल्की नीली रोशनी देख सकता हूं। तो उस रात जब मैं तुमसे मिला, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे उसने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। इन शब्दों को सुनने के बाद शेनगु को ऐसा लगा जैसे वह अपने सामने मौजूद लिन मोमू से फिर से परिचित हो गया हो। उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी लिन मोमू उतनी सरल और मासूम नहीं थी जितना उसने पहले सोचा था, बल्कि वह एक बिल्ली की आत्मा थी जिसमें कुछ षड्यंत्र थे। इस बिंदु पर उन्होंने और अधिक सीधे तौर पर पूछा, लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे इसलिए पसंद करती हो क्योंकि मेरा दिल अच्छा है, और तुम्हारे खूबसूरत लड़की बन जाने के बाद भी मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया।
आपने यह भी कहा कि चूंकि आपको पता चला कि मैं बिल्ली की भाषा समझ सकता हूं, इसलिए आपने मुझे अपना स्वामी माना और मुझे बिना शर्त प्यार देने को तैयार थे। bit.ly 3 IBFJKV पर एक त्वरित नजर डालने से आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। हालांकि शेनगु के सवाल सुनने के बाद लिन मोमो ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के उस पर मीठी मुस्कान दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे अपने सिस्टम के बारे में पहले से नहीं बताया। यदि आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता तो आपके स्वामी के रूप में मेरे दृष्टिकोण से मैं भी आपसे इसके बारे में नहीं पूछता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले पर ईमानदारी से बातचीत करने के लिए सबसे अच्छा समय यही है कि आप मुझे यह बताना उचित समझें। ये शब्द सुनने के बाद शेनगु कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसे लगा कि लिन मोमो ने जो किया वो गलत नहीं था। 99 के अंतरंगता स्तर पर पहुंचने के बाद भी उसने तुरंत उसे लव असिस्टेंस सिस्टम के बारे में बताने का फैसला नहीं किया था। जब वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो डोंगफैंग मिंग के मामले में उसका संकोची होना सामान्य बात थी। यह सोचते हुए शेनगु को लगा कि उसके सिस्टम का अधिग्रहण डोंगफैंग मिंग से संबंधित हो सकता है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे लिन मोमो को लव असिस्टेंस सिस्टम की सामान्य स्थिति के बारे में बताया। अंत में उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह सोचती है कि इस प्रणाली का प्रकट होना डोंगफैंग मिंग से संबंधित है, जिसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी और 10 साल पहले अकेले शेंडोंग पर्वत पर चला गया था। यदि आप अभी केवल 10 वर्ष के होते तो मुझे संदेह होता कि आप उसका पुनर्जन्म हैं। लिन मोमो ने धीरे से आह भरी, लेकिन आपका जन्म भी लगभग उसी समय हुआ था जब उन्होंने यह प्रणाली प्राप्त की थी। इसलिए मेरा मानना है कि 10 साल पहले किसी प्रकार की भविष्यवाणी करने की क्षमता हासिल करने के लिए उन्होंने इस प्रणाली पर भरोसा किया था। 10 साल बाद चेंडोंग शहर की भविष्यवाणी में एक व्यक्ति होगा जो पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग प्रणाली प्राप्त करेगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस वर्ष इस शहर में आऊं और उस व्यक्ति को ढूंढूं जिसके पास यह प्रणाली है और उसके साथ एक और अद्भुत भाग्य की शुरुआत करूं। जब शेनगु ने यह सुना तो उसने अचानक सोचा, यदि और केवल यदि मेरे पास भविष्य में उसे खोजने में आपकी मदद करने की क्षमता है, भले ही केवल अवशेष ही बचे हों, तो क्या आप अभी भी उसे ढूंढना चाहते हैं? लिन मोमो ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। हमने 10 साल पहले एक दूसरे को अंतिम अलविदा कहा था। उसकी इच्छा इस दुनिया को छोड़ने की थी। चाहे मैं उस समय उनका पालतू था या उनका साथी, मैं केवल उनके निर्णय का सम्मान कर सकता था। इस बिंदु पर लिन मोमो ने शेनगु की आंखों में गहराई से देखा और कहा, इसमें आप भी शामिल हैं। अगर एक दिन तुम मुझे छोड़ने का फैसला करोगे, भले ही मैं इसे सहन न कर सकूं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जैसे जैसे विषय गहराता गया, शेनगु को थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की और लिन मोमो को डांटा, क्या आपको लगता है कि मैं भी जीवन को उतनी ही आसानी से छोड़ दूंगा जितना उसने छोड़ा था? इस प्रणाली को अपनाने से पहले मैं एक गरीब लड़का था जिसकी स्थिति औसत थी, जिसे ए लेवल की लड़कियां भी बैकअप प्लान के रूप में मानती थीं। अगर एक दिन मैं भी डोंगफैंग मिंग की तरह अमीर हो जाऊं और मेरे आसपास अनगिनत खूबसूरत लड़कियां हों, तो मैं उम्र बढ़ने में देरी करने के तरीकों पर शोध करने के लिए बड़ी रकम का निवेश करूंगा। या यदि सिस्टम के मॉल में ऐसे उत्पाद हों जो जीवन काल बढ़ा सकें, तो यह और भी बेहतर होगा। इस तरह हम कई सालों तक साथ रह सकते हैं। भले ही तुम एक बिल्ली हो और मेरी पत्नी नहीं बन सकती, लेकिन लंबे समय तक अच्छे दोस्त बने रहना भी बहुत अच्छा है। लिन मोमो ने शेनगु की बात सुनी और तुरंत खुशी से मुस्कुराया। मुझे आशा है कि आपने जो कुछ कहा उसे आप हमेशा याद रखेंगे। उसने अपनी 4 उंगलियां अपनी हथेली की ओर मोड़ लीं और अपनी छोटी उंगली शेनगु की ओर बढ़ा दी। यह एक सौदा है। शेनगु, जो अपना वादा निभाने को तैयार था, वह भी लिन मोमो की ओर झुका और अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली में फंसा दी। इस समझौते के बाद लिन मोमो, जो अपनी खुशहाल और जीवंत स्थिति में वापस आ गई थी, ने शेनगु से उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में एक प्रश्न पूछा, तो अब जब आपके पास प्रेम सहायता प्रणाली है तो उत्कृष्ट परिस्थितियों वाली कई लड़कियों के बीच तुलना करना और उन्हें चुनना तथा 3 साल बाद रिश्ते की पुष्टि करना कोई बड़ा भावनात्मक बोझ नहीं है ना? दूसरे शब्दों में, चूंकि अन्य लड़कियां अच्छी परिस्थितियों में कई लड़कों में से अपना बॉयफ्रेंड चुन सकती हैं, इसलिए आप, जिनके पास प्रेम सहायता प्रणाली है, भी कई अच्छी लड़कियों में से चुन सकती हैं। यह बिल्कुल उचित है। शेनगु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ, जब मैं निराश था तो मैं केवल पछतावे के आंसू बहाने वाला एक अतिरिक्त टायर मात्र रह गया था। जब मुझे पता चला कि यांग कियान जियाओ हुआंग के साथ डेटिंग कर रही है, तो जब मैंने उससे सवाल किया तो उसे न केवल शर्म महसूस हुई, बल्कि यह भी लगा कि एक अतिरिक्त टायर के रूप में मुझे उससे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है।
उस समय मैं उसकी नजरों में एक बेकार आदमी था जो रखने लायक भी नहीं था। अब मेरे पास अपना जीवन बदलने का मौका है। जब तक मैं सू जिकिंग के साथ तालमेल बिठाने के लिए कड़ी मेहनत करती रहूंगी, जिन्हें सिस्टम द्वारा एस स्तर की देवी का दर्जा दिया गया है, एक दिन ऐसा आएगा जब वह मेरी पहुंच में होंगी। ये शब्द कहते हुए उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। वास्तव में वह अच्छी तरह जानता था कि लिन मोमो से इतनी ऊंची आवाज में बात करने का कारण आंशिक रूप से यह था कि वह उसकी स्वीकृति चाहता था, और आंशिक रूप से इसलिए कि वह अपने दिल की बात कह रहा था। यह भविष्य में सुजी किंग, झो यांग, वू जियाई और यहाँ तक कि अधिक एस स्तर की देवियों को चुनने में खुद को अधिक न्यायसंगत महसूस कराने के लिए था। वह भाग्यशाली थे कि उन्हें ये निर्णय लेने में मदद करने के लिए लव असिस्टेंस सिस्टम उपलब्ध था। अध्याय 48 जाल चूंकि शेनगु सू जिकिंग को समझाने के लिए कोई संदेश नहीं भेज सकता था, इसलिए उसने वह सब कुछ जो वह कहना चाहता था एक कागज पर लिख दिया। उसने कल कक्षा में जाकर कक्षा से पहले सू जिकिंग को पेपर देने की योजना बनाई। इस तरह कुछ ऐसी बातें जो वह नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले, उन्हें भी काफी हद तक गोपनीय रखा जा सका। हालांकि लिन मोमो ने शेनगु के स्पष्टीकरण पत्र को देखा और तुरंत अपना विरोध व्यक्त करते हुए भौहें चढ़ा दी। लड़कियों के लिए, चाहे वह प्रेम पत्र हो या गलतफहमियों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कागज, वह सुंदर होना चाहिए। एक सुंदर पत्र कागज आपकी सफलता दर को 30% या उससे भी अधिक बढ़ा सकता है। तो आपको कुछ सुंदर पत्र कागज खरीदना चाहिए और उस पर फिर से वह लिखना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं। यद्यपि वह हमेशा शेनगु के प्रति अपनी पसंद को खुले तौर पर व्यक्त करती थी, वह शेनगु और सू जिकिंग के लिए योजना बनाने और रणनीति बनाने में बहुत सक्रिय थी। तुम मुझे एक किताब के पात्र की याद दिलाते हो जो मैंने पढ़ी है। शेनगु ने लिन मोमो के सुझाव को स्वीकार कर लिया और उसके साथ मजाक किया। उस पुस्तक का नायक प्राचीन काल में रहता था और उसकी कुल 7 पत्नियां थीं, जिनमें से एक ने सक्रिय रूप से उसकी उस सुंदरता को पाने में मदद की जिसमें उसकी रुचि थी। हालांकि शेनगु ने यह बात लापरवाही से कही थी, लिन मोमो ने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जब तक वह सुंदर लड़की तुम्हें पसंद है, मैं उसे पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और मुझे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। भले ही उनकी अंतरंगता 99 तक पहुंच गई थी, जब शेनगु ने लिन मोमो को ये शब्द कहते सुना, तब भी उसने महसूस किया कि लिन मोमो से मिलना प्रेम सहायता प्रणाली के बाहर स्वर्ग से एक और आशीर्वाद था। अतीत में जब उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी थी, तो उन्होंने पुरुष नायक बनने की कल्पना की थी। और अब हालांकि उसके पास 7 प्रेमी नहीं थे, फिर भी उसका पसंदीदा प्रकार पहले से ही उसके साथ था। लेकिन इतनी अच्छी भावना अभी भी अंतरंग बातचीत के लिए शून्य पर क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पिछले मालिक को लगता था कि वह सिर्फ एक बिल्ली है? और क्योंकि उसके आसपास कई खूबसूरत महिलाएं थीं, इसलिए उसने कभी उसके साथ रोमांटिक संबंध नहीं बनाए? शेनगु ने यह सोचा, लेकिन उसने ये शब्द लिन मोमो से नहीं कहे। उसके पिछले शब्दों से मैं कह सकता था कि उसका अपने पिछले मालिक के साथ गहरा भावनात्मक संबंध था। तो अगर उनके बीच कुछ नहीं हुआ, तो कोई विशेष कारण होगा। अगर वह कहने की पहल नहीं करती है, तो मैं उस निषिद्ध क्षेत्र को भी नहीं छूऊंगा। यह सोचते हुए शेनगु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिन मोमो के सिर को छूकर अपना आभार व्यक्त किया। क्योंकि वह अपने 3 रूममेट्स के निमंत्रण को स्वीकार करने जा रहा था, उसने लिन मोमो को बताया कि वांग निंग ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया है और किराए के घर में आराम करने या टीवी देखने की अनुमति दी है। उसने उसे रात के खाने के बाद कुछ स्वादिष्ट भोजन लाने का वादा किया। मैं रूममेट्स की पार्टी में नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारे 3 रूममेट्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स मुझे तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड न समझ लें। अगर सू जिकिंग को बाद में पता चला तो आपके लिए समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यह कहने के बाद लिन मोमो ने रिमोट कंट्रोल उठाया, टीवी चालू किया और आलस से हाथ फैलाते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुम यहाँ नहीं हो। मैं वापस बिल्ली बन सकती हूँ और कुछ देर के लिए लेट सकती हूँ। आज एक इंसान के रूप में मेरे पास बहुत सारा खाली समय है, लेकिन अधिकांश समय मैं अभी भी अधिक स्वतंत्रता के लिए बिल्ली बने रहना पसंद करती हूँ। शेनगु को तुरंत लिन मोमो के नए महिलाओं के अंडरवियर का ख्याल आया जब उसने सहज स्वर में कहा, चूंकि यह मामला है तो आप रात में बिस्तर पर बिल्ली के रूप में सो सकते हैं। आखिरकार यह हमारा किराए का घर है, हमें होटल की तरह ज्यादा सावधान रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि शेनगु ने आज रात सोने के लिए छात्रावास लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अपने रूममेट्स के साथ डिनर के बाद कुछ स्वादिष्ट खाना जरूर लाना था।
उसे डर था कि लिन मोमो ने पहले ही खूबसूरत महिलाओं के अंडरवियर पहन लिए होंगे और जानबूझकर लड़की का रूप धारण करके उसके वापस आने का इंतजार कर रही होगी, जिससे उसे उसे देखने में असहजता महसूस हो। गुरु आपका धन्यवाद। लिन मोमो शेनगु के विचारों से अनजान लग रहे थे और उन्होंने किसी और विषय पर बात करना बंद करने से पहले उन्हें धन्यवाद दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शेनगु के चले जाने के बाद वह तुरंत ही बिल्ली में बदलने के लिए तैयार थी। शेनगु के जाने के बाद उसने समय देखा और पाया कि अभी भी सुबह है, इसलिए वह स्कूल के पास एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और दुकान से सारे सुंदर रंगीन कागज खरीद लिए और दुकानदार से उन्हें एक छोटे से बैग में रखवा लिया। लिन मोमो के आज ही शुरू हुए कैट टाइम में खलल डालने के डर से उसने उन्हें पहले किराए के घर में वापस नहीं भेजा और सीधे टैक्सी लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां वांग निंग ने उसे जगह बताई थी। वांग निंग ने जिस रेस्तरां के लिए उन्हें स्थान भेजा था उसका नाम दावेई बीबीक्यू था। यह रेस्टोरेंट चेंडोंग शहर में काफी मशहूर था। शेनगु टैक्सी में आराम से बैठा था, इसलिए उसने एक रिव्यू वेबसाइट पर इसकी खोज की और पाया कि प्रति व्यक्ति औसत लागत 300 रेनमिनबी तक पहुंच सकती है। आज लू हाओ ने उनके साथ जो उदारता दिखाई उस पर अचंभित होते हुए उसने सोचा कि अब वह इतना अमीर कैसे हो गया है। उसने सोचा कि क्या उसे पहले खाना खरीद लेना चाहिए ताकि उसके बाकी 3 रूममेट्स के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं, जब वे बारबेक्यू खाने के बाद जाने का बहाना ढूंढ रहे हों। टैक्सी चालक द्वारा उसे रेस्तरां में ले जाने के बाद शेनगु ने सबसे पहले वांग निंग को फोन किया और पूछा कि क्या वह और अन्य लोग आ गए हैं। वांग निंग ने फोन पर थोड़े आग्रह भरे स्वर में उससे कहा, हम बहुत देर पहले आ गए, जल्दी करो और ऊपर आओ। बस वेटर से कह दो कि तुम जिक्सियांग कमरे में जा रहे हो, हम सब अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह तात्कालिकता वांग निंग की फोन पर पहले दिखाई गई घबराहट से भी अधिक अजीब थी, जिससे शेनगु को अजीब महसूस हुआ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। फोन रखने के बाद शेनगु पहली मंजिल पर स्थित दावेई बीबीक्यू रेस्तरां में दाखिल हुए और पाया कि वहां बिखरी हुई मेजों पर एक भी ग्राहक बारबेक्यू नहीं खा रहा था। उनका स्वागत करने वाला पुरुष वेटर मुस्कुराते हुए उनके पास आया और पूछा, माफ कीजिए महोदय, क्या आप जिक्सियांग कमरे के अतिथि हैं? शेनगु को वह समय याद आया जब हाई झोंग लाओ हॉट पॉट रेस्टोरेंट में जियाओ हुआंग ने उसे पूरी दुकान में घेर लिया था। उसने भौहें चढ़ाई और एक योजना बनाई, जानबूझकर वेटर से कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेले खाने आया हूँ। क्या एक व्यक्ति बिखरी हुई मेज पर खाना खा सकता है? थोड़े छोटे कद का वेटर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और झिझका, समझ नहीं पाया कि क्या यह संभव है या नहीं। उसकी हिचकिचाहट बहुत असामान्य है। यह निर्णय लेने के बाद शेनगु को और भी अधिक संदेह हुआ कि वांग निंग का रात्रिभोज का निमंत्रण सरल नहीं था। क्या उसे किसी ने खरीदा होगा? यह सोचकर शेनगु ने पहले ही इस रेस्तरां को छोड़ने की योजना बना ली थी और फिर लू हाओ और झांग यू को फोन करके पुष्टि करने की योजना बनाई थी कि क्या वे वास्तव में जिक्सियांग कमरे में थे। शेनगु को हिचकिचाते देख पुरुष वेटर धीरे धीरे दरवाजे की ओर पीछे हटने लगा, जिससे उसकी पिछली हिचकिचाहट तुरंत खत्म हो गई। चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान के साथ उसने जोर से शेनगु का अभिवादन किया, मत जाओ, आप एक अलग मेज पर अकेले खा सकते हैं। मैं आपको तुरंत मेनू लाकर देता हूं और आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं। यह आवाज असामान्य रूप से तेज थी। शेनगु के अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। इस समय 2 मजबूत आकृतियां अचानक रेस्तरां के बाहर प्रकट हुई। इन 2 लोगों को प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हुए देखकर पुरुष वेटर, जो पहले शेनगु के प्रति निष्ठाहीन और चापलूसी कर रहा था, उसने भी तुरंत राहत की सांस ली, जैसे कि कोई बोझ उतर गया हो। और इन 2 लोगों को शेनगु ने एक नजर में पहचान लिया, क्योंकि वे 2 दुर्जय अंगरक्षक थे जो कल रात झो हुआहाई के भोज में निजी कमरे में खड़े थे। अध्याय 49, यह पृथ्वी पर कहाँ छिपा है। उस समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों अंगरक्षकों ने उनके प्रति शत्रुता विकसित कर ली थी। यही कारण है कि शेनगु के सिस्टम मॉल में ऐसस्तरीय आत्मरक्षा मुकाबला तकनीक को जोड़ा गया था। लगता है मुझे आज ये 500 सिक्के खर्च करने होंगे। जब यह विचार शेनगु के मन में आया तो सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक उसके दिमाग में गूंज उठा, आपके मॉल में एक नया उत्पाद उपलब्ध है, कृपया इसे देखें। आश्चर्यचकित होकर शेनगु ने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मॉल खोला और एक बहुत ही जादुई नया उत्पाद देखा। नाम, वॉल पासिंग तकनीक, एक बार उपयोग, कीमत 50 गेम सिक्के, प्रकार अपरंपरागत, कौशल, गुणवत्ता क्षतिग्रस्त कार्य, आपको किसी भी बाधा से गुजरने का मौका प्रदान कर सकता है, दीवारों तक सीमित नहीं। नोट, हालांकि यह क्षमता बहुत मजबूत है, अनावश्यक घबराहट और ध्यान से बचने के लिए इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है जो सबूत छोड़ सकता
है। निगरानी फोटोग्राफी तक सीमित नहीं, गवाहों की संख्या एक व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकती है और जीवित प्राणियों को नहीं ले जाया जा सकता है। किसी ने तुम्हारी चालाकी देख ली है, चलो आज तुम्हें सबक सिखाते हैं। दरवाजे पर खड़े दो मजबूत अंगरक्षक अपने कौशल में आश्वस्त लग रहे थे। वे शेनगु के पास जाने की जल्दी में नहीं थे और उनमें से एक अंगरक्षक जो कल रात भोज में शेनगु को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन झो हुआहाई द्वारा फटकार लगाई गई थी, उसने भी शेनगु से चिढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप लड़ने में अच्छे हैं और 10 से अधिक लोगों से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम साधारण लोग नहीं हैं, मेरे जैसे कोई, मुझे डर है कि आप एक को भी नहीं संभाल सकते। यह कहने के बाद वह अपने साथी की ओर आधा मुड़ा और बोला, उसने कल रात बॉस के सामने मेरा अपमान किया और बॉस से मुझे डांट भी पड़वाई। आज मुझे अकेले ही उसकी देखभाल करने दो। मैं उसे घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। दूसरा व्यक्ति वह अंगरक्षक था जिसने कल रात भोज में निजी कमरे के दरवाजे पर पहरा दिया था। इस समय वह थोड़ा मुस्कुराया और शेनगु के सामने अपने साथी से मुआवजा भी मांगा, आप यह ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मुझ पर एक बड़ा एहसान है और इसके लिए बॉस तुम्हें जो भी इनाम देगा उसे तुम्हें मेरे साथ बांटना होगा। अंगरक्षक जो शेनगु को सबक सिखाना चाहता था, एक पल के लिए हिचकिचाया और तुरंत सहमत हो गया, सौदा। हालांकि दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत के दौरान शेनगु ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि कौन सा उत्पाद खरीदना है। इतना ही नहीं, उसने तुरंत पहली मंजिल के शौचालय का स्थान भी बंद कर दिया। जैसे ही डील शब्द बोला गया, उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, रंगीन कागज से भरा बैग अपने बाएं हाथ में दिया, पुरुष वेटर के पास से भागा और पहली मंजिल के शौचालय में तेजी से घुस गया। पुरुष वेटर ने जल्दी से शेनगु को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट था कि इस स्तर की आत्मरक्षा मुकाबला तकनीक का उपयोग करके उससे निपटा जा सकता था। इसलिए वह न केवल शेनगु को रोकने में विफल रहा, बल्कि उनके शरीर के पार होने के क्षण में उसे शेनगु से एक जोरदार दाहिना मुक्का भी झेलना पड़ा। वह चीखते हुए और अपनी दाहिनी आंख को ढकते हुए जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। हम इस उपन्यास और अन्य अद्भुत अनुवादित उपन्यासों को मूल स्रोत से पढ़े। मौत को दावत। जो अंगरक्षक शेनगु को सबक सिखाना चाहता था, उसने शेनगु को शौचालय में भागते और दरवाजा बंद करते देखा और जल्दबाजी करने के बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही अंदर जांच कर ली है, दरवाजे के अलावा केवल एक छोटी सी खिड़की है जो लोहे की सलाखों से बंद है। भले ही आप एक बिल्ली हो, आप खिड़की से बच नहीं सकते। यह मेरे लिए एकदम सही है कि मैं स्टोर लॉबी में किसी भी चिंता के बिना अंदर आपकी देखभाल कर सकूं। हालांकि जब वह ठंडे दिमाग से पास गया और शौचालय के दरवाजे पर लात मारी तो उसने पाया कि शेनगु ने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया था। इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण इस शक्तिशाली अंगरक्षक को अपनी लात में बहुत अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा और एक पल के लिए वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। अरे नहीं! अपने व्यापक युद्ध अनुभव के साथ शेनगु ने तुरंत अपने शरीर को स्थिर किया और खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक कदम उठाने के लिए अपनी बाहों को आगे बढ़ाया। हालांकि अपेक्षित हमला नहीं हुआ। इसके बजाय बाथरूम बहुत शांत हो गया। वहां इतनी शांति थी कि ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई है ही नहीं। इस बारबेक्यू रेस्तरां का प्रथम तल का बाथरूम स्थान की कमी के कारण बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मूत्रालयों के अलावा दरवाजे वाले केवल 2 छोटे शौचालय कक्ष थे। बाहर आओ, वहां छिपना बेकार है। थोड़ा राहत महसूस कर रहा अंगरक्षक धीरे धीरे 2 छोटे शौचालय कक्षों के दरवाजों के सामने की ओर बढ़ा। उसकी नजरें तेजी से दोनों दरवाजों के बीच घूम गईं। पहले दरवाजा लात मारने की शर्मिंदगी के कारण उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि बाथरूम के दरवाजे पर कुंडी लगी हुई है और सामान्य दृष्टिकोण से शेनगु, जो अंदर भाग गया था, को उसे रोकने के लिए कुंडी बंद कर देनी चाहिए थी। कम से कम उसे इसका उपयोग कुछ समय खरीदने के लिए करना चाहिए था। वास्तव में अपनी सामान्य पेशेवर आदतों के अनुसार उसने पहले ही कुंडी को नष्ट करने का इरादा कर लिया था। हालांकि बारबेक्यू रेस्तरां का मालिक स्वयं झो हुआहाई नहीं था, बल्कि चेंडोंग शहर में खानपान उद्योग में उसका एक दोस्त था। झो हुआहाई ने शेनगु के लिए घात स्थान के रूप में इस बारबेक्यू रेस्तरां को चुना, क्योंकि न केवल इसकी दूसरी मंजिल पर एक अधिक एकांत निजी कमरा था, बल्कि लॉबी और अन्य कमरों की सभी खिड़कियां बहुत मजबूत चोरीरोधी लोहे की सलाखों से सुसज्जित थीं। इस ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए जिम्मेदार पुरुष वेटर ने एक बार उनसे अनुरोध किया था कि वे पहली मंजिल के बाथरूम के दरवाजे की कुंडी न हटाएं, क्योंकि बाद में इसे दोबारा लगाना परेशानी भरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका घात स्थान दूसरी मंजिल पर लकी के निजी कमरे में बनाया गया था।
इसलिए पहले तो उनके साथ यह शर्मनाक स्थिति हुई कि उन्होंने दरवाजे पर जोर से लात मारी, लेकिन लात नहीं लगी। अब दूसरी मंजिल पर लकी रूम के बगल में विभिन्न निजी कमरों में अभी भी 1 दर्जन से अधिक झो हुआ हाई अंगरक्षक थे, जिनके कौशल उससे कमजोर थे। वह और एक अन्य व्यक्ति जो कौशल में सबसे मजबूत थे, बारबेक्यू रेस्तरां के एकमात्र निकास को अवरुद्ध करने के लिए दरवाजे के बाहर घात लगाने की व्यवस्था की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेनगु को भागने का कोई मौका न मिले। अप्रत्याशित रूप से शेनगु संदेह के कारण ऊपर जाने से पहले ही रेस्तरां छोड़ना चाहता था। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि शेनगु रेस्तरां में प्रवेश कर गया और दरवाजे की रखवाली कर रहे 2 अंगरक्षक जल्दी से अंदर आ गए, जिससे शेनगु को पहली मंजिल के बाथरूम में छिपना पड़ा। 10 सेकंड से अधिक समय तक बाथरूम में दोनों कक्षों की रखवाली करने के बाद भी अंगरक्षक को उनमें से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या आवाज नहीं सुनाई दी। इस समय समान कौशल वाला एक अन्य अंगरक्षक बाथरूम के बाहरी दरवाजे पर चला गया, अपने शरीर को दरवाजे के फ्रेम पर टिका दिया और एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उन्होंने अधीरतापूर्वक आग्रह भी किया, देर मत करो, अगर वह बाहर नहीं आया तो क्या तुम हमेशा उसका इंतजार करते रहोगे? जल्दी करो और उसे बाहर खींचो, फिर उसकी अच्छी पिटाई करो। उसके साथी की अधीरता के कारण अंततः 2 कक्षों के दरवाजे बंद करने वाले अंगरक्षक का धैर्य जवाब दे गया, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं बाद में तुम्हें और भी जोर से पीटूंगा। बोलते समय उसने अपना दाहिना पैर थोड़ा ऊपर उठाया और कक्ष के एक दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की। हालांकि उसे पूरा विश्वास नहीं था कि शेनगु इस बार कक्ष को बंद करने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी उसने पहले इस्तेमाल किए गए अत्यधिक बल के बाद इसे आजमाया। वह वहां नहीं है। जब उसने अपने पैर से इस कक्ष का दरवाजा आसानी से खोल दिया तो वह तुरंत थोड़ा पीछे हट गया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपना सारा ध्यान शेष कक्ष के दरवाजे पर केंद्रित कर दिया। हालांकि जब उसने एक बार फिर अपने एक पैर से इस कक्ष के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, इस कक्ष का दरवाजा अभी भी खुला था और उसके दाहिने पैर से आसानी से खुल गया। अध्याय 50 पहली बार दीवार से गुजरने का एहसास यहाँ कोई नहीं है। वह कैसे संभव है? अंगरक्षक झो हुआ हाई के रोंगटे खड़े हो गए और वह तुरंत पीछे हट गया। उसकी निगाहें बाथरूम की पूरी छत पर घूम रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है, लेकिन शेनगु का कोई नामोनिशान नहीं था। हालांकि यह कल्पना करना बहुत कठिन था कि शेनगु ने अपने ऊपर छिपने के लिए किसी तरह की विधि का उपयोग किया था, फिर भी वे उसका कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। क्या चल रहा है? बाथरूम के दरवाजे पर पहरा दे रहे दूसरे अंगरक्षक के चेहरे पर भी भाव बदल गए। चूंकि बाहरी दरवाजा पहले से ही दीवार से सटा हुआ था, इसलिए किसी का वहां छिपना नामुमकिन था। वह तो अचानक गायब हो गया। बाथरूम के अंदर मौजूद अंगरक्षक इस अविश्वसनीय वास्तविकता से पूरी तरह हिल गया और कांपने लगा। यह कैसे संभव है? दूसरे अंगरक्षक को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन छोटे से बाथरूम में छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या वह अदृश्य हो सकता है? या शायद वह दीवारों के आर पार चल सकता है? बाथरूम में खड़े अंगरक्षक ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन पर उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने साथी की ओर देखा जो अभी भी बाथरूम के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। अगर मैं इस पर विश्वास भी कर लूं तो क्या हमारा बॉस इस पर विश्वास करेगा? दूसरे अंगरक्षक ने अचानक अपने बगल का दरवाजा एक तरफ खींच लिया और किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दरवाजे के पीछे दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। ये दोनों अंगरक्षक, जो कभी आत्मविश्वास से भरे थे और जिन्होंने कई बड़ी लहरें देखी थीं, पूरी तरह से अचंभित थे। इस बीच शेनगु एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज वॉल पासिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके यूनिक फ्लेवर बारबेक्यू रेस्टोरेंट से निकल चुका था। इस पल उसे संतुष्टि भी हुई और थोड़ा दुख भी। हो सकता है कि वांग निंग को झो हुआहाई के लोगों ने पकड़ लिया हो और उसे ये काम करने के लिए मजबूर किया गया हो। अपने किराए के घर वापस जाते हुए टैक्सी में शेनगु को अपने रूममेट के लिए एक बहाना सूझा, जो उसके साथ 2 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा था। दरअसल वह अपने लिए भी एक बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन यह भी संभावना थी कि वांग निंग ने झो हुआहाई के पैसे ले लिए थे और उसे इस जाल में फंसाने के लिए रिश्वत दी गई थी। अगर ऐसा होता तो उनका रूममेट रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता। पूर्ण संस्करण के लिए पर जाएं। इसके अलावा उसे आज वांग निंग को जाल में फंसाने के लिए उसे सजा दिलाने का कोई रास्ता भी ढूंढना होगा। एस क्लास सेल्फ डिफेंस फाइटिंग टेक्निक खरीदने की लागत की तुलना में, जिसका स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु वॉल पासिंग टेक्निक के लिए 50 गेम सिक्कों की लागत अपेक्षाकृत अधिक थी। लेकिन शेनगु अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। आखिरकार यह दीवारों को पार करने की क्षमता थी।
इसकी तुलना में झो हुआहाई के 2 गुर्गों को मार गिराने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उसने स्वेच्छा से 50 खेल सिक्के खर्च कर दिए और आइटम का उपयोग करने के बाद उसके शरीर की सतह से एक हल्की नीली रोशनी निकली। दीवार पार करने की क्षमता संलग्न मेजबान किसी भी बाधा या रुकावट से गुजरने का विकल्प चुन सकता है। सफलता या असफलता की परवाह किए बिना एक बार उपयोग के बाद क्षमता गायब हो जाती है। उस समय सिस्टम ने उनसे यही कहा था। संभावित विफलता के बारे में चेतावनी आइटम विवरण में उल्लिखित सीमित स्थिति से संबंधित थी और शेनगु ने अपने जीवन में पहली बार अपने सामने की दीवार को नजरअंदाज किया और सीधे उसमें से गुजर गया। वह सड़क के किनारे एक छोटी सी खिड़की से टकराया। इसके बाद जो हुआ वह यह था कि शेनगु पानी के एक पर्दे से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ और दीवार से गुजरते हुए उसे बस हल्का सा तरल प्रतिरोध महसूस हुआ। वह यूनिक फ्लेवर बारबेक्यू रेस्टोरेंट के पीछे वाली गली में बड़ी आसानी से प्रकट हो गया। सौभाग्य से उस समय गली में कोई नहीं था, अन्यथा सिस्टम ने उसकी दीवार पार करने की कोशिश को असफल मान लिया होता। बेशक शेनगु ने पहले से ही इस संभावित स्थिति के लिए एक बैकअप योजना तैयार कर रखी थी। दीवार पार करने की तकनीक एक बार उपयोग खरीदने के बाद और अभी भी 560 खेल सिक्के बचे होने पर वह जल्दी से एस क्लास सेल्फ डिफेंस कॉम्बैट तकनीक खरीद सकता था और अगर वह दीवार को सफलतापूर्वक पार नहीं कर पाता तो झो हुआहाई के 2 मजबूत अंगरक्षकों का आमने सामने मुकाबला कर सकता था। खतरे के कारण उसे शहर से इतनी जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके पास एक अच्छा रेस्तरां खोजने और लिन मोमो के लिए स्वादिष्ट भोजन लाने का समय नहीं था। इसलिए उसने अपने फोन का उपयोग करके लिन मोमो के लिए कुछ अच्छा भोजन ऑनलाइन ऑर्डर करने का निर्णय लिया और अपने लिए भी कुछ चुन लिया तथा किराए के घर में रात का भोजन करने की योजना बनाई। बेशक उसे अभी तक पता नहीं था लिन मोमो के लिए उसने जो घर किराए पर लिया था उसे झो हुआहाई के आदमियों ने पहले ही बंद कर दिया था, जो गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहे थे। वह अभी भी टैक्सी में था और किराए के घर की ओर लौट रहा था। यूनिक फ्लेवर बारबेक्यू रेस्तरां के अंगरक्षक, जिसने बाथरूम में उसे पीटने की कोशिश की थी, ने पहले ही झो हुआहाई को फोन करके लोगों को शेनगु के किराए के घर में घुसने और उसे सबक सिखाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि यह रिपोर्ट सुनने के बाद कि शेनगु अचानक गायब हो गया, झो हुआहाई को अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि उसका अंगरक्षक सच कह रहा था, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने एक अन्य कुशल अंगरक्षक को फोन पर उत्तर देने के लिए कहा और पूछा कि क्या वे अप्रभावी थे और शेनगु को भागने दे रहे थे। लेकिन दूसरे अंगरक्षक ने भी बाथरूम में शेनगु के गायब होने को देखा था और इससे पहले कि वह और उसका साथी झो हुआहाई को सूचना देते, उन्होंने यह भी सुनिश्चित कर लिया था कि दूसरी मंजिल पर छिपे सभी अंगरक्षक नीचे आ गए हैं। उन्होंने पहली मंजिल के बाथरूम के हर इंच की सावधानी पूर्वक फिर से तलाशी ली। क्या बाथरूम में कोई गुप्त रास्ता हो सकता है? तुम्हें यह नहीं मिला। यह अनुमान लगाने के बाद झो हुआहाई खुद भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। फोन पर बुदबुदाया, लेकिन मैंने यह स्थान चुना। मेरे दोस्त ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी दुकान की पहली मंजिल के बाथरूम में एक गुप्त रास्ता है, और अगर है भी तो शेनगु को पता नहीं चल सकता। इस समय बाथरूम के दरवाजे की रखवाली कर रहे अंगरक्षक ने भी फोन पर गुप्त रास्ते की संभावना से इनकार किया। उन्होंने असहाय होकर झो हुआहाई से कहा, बॉस, अभी अभी हम में से 10 से अधिक लोगों ने बाथरूम के हर कोने की कालीन से तलाशी ली है। बाथरूम के बाहर की ओर जाने वाले केवल 2 हाथ के आकार के सीवेज छेद बचे हैं, बाहरी दरवाजे के अलावा, जिसकी मैंने पहले सुरक्षा की थी, और छोटी खिड़की जो अभी भी वेल्डेड होकर बंद है। भले ही वह अपनी हड्डियों को सिकोड़ना जानता हो, फिर भी वह इतना छोटा होकर अत्यंत गंदे सीवर से बचकर नहीं निकल पाएगा। अपने आदमियों को इस बिंदु पर बोलते हुए सुनने के बाद झो हुआहाई को न केवल यह संदेह हुआ कि वे शेनगु के गायब होने के बारे में सच नहीं कह रहे थे, बल्कि उसने शेनगु के किराए के घर पर छापा मारने के उनके प्रस्ताव को भी अस्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया। शायद उसे अभी तक यह पता नहीं है कि हमें उसके किराए के घर का पता चल गया है। फेंग युआन ने पहले बताया था कि इस लड़के का न केवल वू जियाई के साथ रोमांटिक रिश्ता था, बल्कि उसने सेंट डोंग यूनिवर्सिटी में एक कैंपस बेले को भी धोखा दिया था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसने यह किराए का मकान एक अन्य अत्यंत सुंदर लड़की को भी किराए पर दे दिया। भले ही स्कूल में छात्र के रिकॉर्ड से पता चले कि उस दिन डिनर पार्टी में उसने जो कहा वह झूठ हो सकता है, फिर भी हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। झो हुआहाई के शब्द सुनकर फोन पर अंगरक्षक ने तुरंत निर्देश मांगे, तो आपकी योजना क्या है? झो हुआहाई का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह सख्ती से बोला, खैर, वह कल स्कूल जरूर जाएगा, इसलिए तुम लोग सुबह किराए के घर के पास घात लगा लो। जब वह वहां से निकलकर कुछ देर के लिए चेनडोंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगा, तो उसके किराए के घर पर छापा मारो और अंदर छिपी सुंदरता पर कब्जा कर लो।
फिर एक घात लगाओ और उसके लौटने का इंतजार करो ताकि हम उसे अच्छी तरह से पीट सकें।